हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीयूडी अड्डा 24/7। माय नेम इज अमन मेहता और आज हम पढ़ने वाले हैं रिटायरमेंट या डेथ ऑफ अ पार्टनर के केस में किस तरीके से अकाउंटिंग की जाती है। तो वन शॉट में ये चैप्टर निपटाएंगे और बहुत अच्छे से पढ़ के जाएंगे और एंड तक बने रहिए क्योंकि बहुत मजा आने वाला है, सारे कंसेप्ट एकदम क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। जैसा कि आपको चेंज इन पीएसआर चैप्टर से आपको बताता हुआ आ रहा हूं कि ये क्या है, ये एक रिकंस्टिट्यूशन है। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर एक रिकंस्टिट्यूशन है, रिटायरमेंट या डेथ ऑफ अ पार्टनर एक रिकंस्टिट्यूशन है। तो मैंने आपको बोला था बहुत सारी चीजें कॉमन होंगी, यहाँ पे भी दोबारा से वही सारी चीजें देखने को मिल रही हैं कि रिटायरमेंट और डेथ के केस में एडजस्टमेंट जो रिक्वायर्ड हैं वो बहुत सिमिलर हैं, लेकिन कुछ एक चीज ऐसी आएगी जो आपने कभी नहीं पढ़ी होगी, वो पढ़ेंगे धमाकेदार तरीके से क्योंकि वहीं से क्वेश्चन आने वाले हैं इस चैप्टर में से। ठीक है, तो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो यहाँ पर भी होता है क्योंकि किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है तो वो चला जाता तो उसका जो प्रॉफिट शेयर हुआ करता था वो बाकी बचे हुए पार्टनर को मिलेगा ना भाई। तो जो बाकी बचे हुए पार्टनर है उनका जो प्रॉफिट है वो चेंज हुआ ना भाई, और अगर चेंज हो गया तो इसका मतलब क्या भाई, इंक्लूडिंग बैंस। ठीक है, अगर वो चेंज हो गया तो इसका मतलब क्या कि कोई पार्टनर जा रहा है, चाहे रिटायरमेंट की वजह से या किसी की डेथ हो जाती है, उस केस में जो प्रॉफिट शेयर बच जाता है वो कंटिन्यूइंग पार्टनर ले लेते हैं। दैट मीन्स गेन हो रहा है। और मैंने आपको बताया है कि जो भी बचे हुए पार्टनर हैं जो बिजनेस अब रन करेंगे या कर रहे हैं वो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाता है कि गेन हुआ, सेक्रीफाइस हुआ। तो अब यहां पर हमें क्या बेटा, हमें गेनिंग रेशियो डिटरमाइन करना पड़ता है। क्या डिटरमाइन करना पड़ता है? गेनिंग रेशियो। और एडमिशन के टाइम पे क्या हो रहा था बेटा, सेक्रीफाइस हो रहा था। तो जो पहले से एग्जिस्टिंग पार्टनर थे एडमिशन के टाइम पे उनको सेक्रीफाइस करना पड़ रहा था, तो एडमिशन के टाइम पे सेक्रीफाइस रेशियो निकालते हैं। और और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जब चेंज हो रहा है डेथ और रिटायरमेंट के टाइम पे तो हम गेनिंग रेशियो निकालते हैं। ठीक है, अब गेनिंग रेशियो तो पढ़ना ही पढ़ना है, लेकिन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तो अपने आप आ ही जाएगा ना, ये भी पढ़ना पड़ेगा। और मैंने आपको बताया है कि क्वेश्चंस पे डिपेंड करता है उसकी लैंग्वेज क्या है, उसके हिसाब से हम उसका काम करते हैं। और यहाँ पर गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला तो वही है, न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर, बस सिंपल बात है। चलिए, तो फिर ये आपको कहीं ना कहीं पता है, क्वेश्चन करके देखेंगे समझ में आ जाएगा। सेकंड, वैल्यूएशन एंड एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। तो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के टाइम पे जो हमने एंट्रीज सीखी थी कि किस तरीके से हम गुडविल की एडजस्टमेंट करते हैं, तो सेम वही चीज डिट्टो रिपीट होने वाली है बेटा। ठीक है, यहां पर जो सेक्रीफाइस कर रहा है, ठीक है, सेक्रीफाइस कौन कर रहा है? जो पार्टनर रिटायर हो रहा जा रहा है, वो अपना प्रॉफिट शेयर छोड़ के जा रहा है, वो सेक्रीफाइस करके जा रहा है, तो उसकी कैपिटल क्रेडिट होगी। और जो गेन कर रहे हैं यानी कंटिन्यूइंग पार्टनर, और जरूरी नहीं सारे ही कंटिन्यूइंग पार्टनर गेन करें, लेकिन जो भी कंटिन्यूइंग पार्टनर गेन कर रहा है वो डेबिट होगा, उसकी कैपिटल डेबिट होगी। तो वो वाले पार्टनर कंपनसेट कर रहे हैं रिटायरिंग या डिसीज पार्टनर को। ठीक है, तो सेम वही सारी चीजें, दूसरा मेथड रेज और राइट ऑफ वाला भी हो सकता है, कोई बात नहीं, देख लेंगे। फिर क्या आता है बेटा, रीवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज। तो जब ऐसा कुछ हो रहा है तो भाई वो रिवैल्यूएशन अकाउंट हमने बनाना सीखा था, यहां पे भी हम बनाएंगे। असेट की वैल्यू चेंज हो रही है, लाइबिलिटीज की वैल्यू चेंज हो रही है, और इन चेंजेस की वजह से प्रॉफिट या लॉस जरूर आएगा, तो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस वो भी कंसिडर किया जाएगा। ओके, फिर बात करते हैं रिजर्व्स एंड अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स की। इनका ट्रीटमेंट होगा कि जब रिटायरमेंट हो रही है उससे पहले 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 कितना अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है या फिर लॉस है या फिर रिजर्व्स है, वो बांट लिया जाएगा। क्योंकि कोई जा रहा है, उसको हम ये भी नहीं बोल सकते तुसी ना जाओ, लेकिन वो जा रहा है तो उसको हम क्या देंगे भाई, उसका जो भी हिस्सा बनता है पुरानी मेहनत में, चाहे वो पॉजिटिव रिजल्ट था यानी प्रॉफिट था, चाहे वो नेगेटिव रिजल्ट था यानी लॉस था, सब देके भेजेंगे। उसका जो हिस्सा बनता है, जो भी उसका हिस्सा बनता है वो हम उसको देकर भेजेंगे मित्रों। आई बात समझ में? चलिए, फिर यहां तक तो सारी बातें सुननी सुननी लग रही है सर, ये बताओ कुछ नया है। ये है कंप्यूटेशन ऑफ रिटायरिंग पार्टनर्स इंटरेस्ट एंड पेमेंट टू द रिटायरिंग पार्टनर। तो चाहे रिटायरिंग पार्टनर हो चाहे डिसीज पार्टनर हो, उनका अमाउंट जो भाई हिसाब किताब करके कि भैया तुम्हारा इतना पैसा बनता है ले लो, तो वो हिसाब किताब करना हम पहली बार सीखेंगे क्योंकि अभी तक ऐसी कोई सिचुएशन आई ही नहीं थी। अब आ गई है तो सीख जाएंगे। एंड लास्ट में एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, जो हम क्वेश्चन के साथ साथ सीखते हैं। ठीक है, तो अल्टीमेटली जो हमारा फोकस होगा वो कहाँ पे होगा बेटा, यहाँ पे होगा। ठीक है, चलिए अभी इसके प्रैक्टिस सेशन आएंगे तो क्वेश्चन और डिटेल में कर लेंगे, टेंशन बिल्कुल भी मत लेना। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि भाई गेनिंग रेशियो न्यू पीएसआर कैसे कैलकुलेट करते हैं, किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो एबीसी पार्टनर शेयर करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस किस रेशियो में बेटा, 5:3:2 में करते हैं। बी रिटायर, बी रिटायर, बी रिटायर, his share is taken by A and C in the ratio of 2:1। अब देखो क्वेश्चन है ऐसा बोला वैसा कर लेंगे, बस ये पॉइंट है। तो कैलकुलेट करना आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो बचा कौन है बेटा, ए बचा है और सी बचा है। ए का शेयर क्या था बेटा, 5/10, सी का शेयर क्या था बेटा, 2/10। अब इसको मिल क्या रहा है, ए को मिल रहा है बी का शेयर, बी के शेयर का
2/3, क्या मिला बेटा 2/3, 2/3। और वहीं अगर हम बात करें तो बी के शेयर का 1/3 मिल रहा है, किसको, सी को मिल रहा है। आई बात समझ में? तो यहां पे क्या आया 5/10 प्लस 3 से 3 कैंसिल होगा बेटा 2/10 आ गया, क्या आ गया 7/10 आ गया। ओके डन डन डन। फिर यहाँ पे क्या बेटा ये है 2/10, ये 2/10 और यहाँ 3 से 3 कैंसिल होगा प्लस 1/10, क्या आ रहा है बेटा 3/10। तो यहाँ पे क्या बना बेटा 7:3, क्या बना बेटा 7:3 आपका न्यू PSR आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हम कैलकुलेट कर लेते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं। XYZ पार्टनर है बेटा 3-2-1 के रेशियो में है। X रिटायर्स फ्रॉम द फर्म, कौन गया बेटा X गया। ओके एंड इट इज डिसाइडेड दैट प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन Y एंड Z, Y और Z के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बारे में बात करें तो विल बी सेम एज एग्जिस्टिंग बिटवीन Z एंड Y। ये गलत है थोड़ा सा, यहाँ पे X एंड Y टाइपिंग एरर है। ठीक है, तो कह रहे Y और Z के बीच में वही रेशियो होना चाहिए जो X और Y के बीच में एग्जिस्टिंग था। यानी X और Y का शेयर क्या था बेटा 3-2 का शेयर था, 3-2 का शेयर था। अब कह रहे हैं कि Y और Z के बीच में शेयर क्या होना चाहिए बेटा, उनके बीच में भी 3-2 ही होना चाहिए। ठीक है, चलो क्या लिखा है द इट इज डिसाइडेड दैट प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन Y एंड Z विल बी सेम एज एग्जिस्टिंग पार्टनर, कैलकुलेट द न्यू रेशियो। ठीक है, एंड गेनिंग रेशियो ये बोला है। ठीक है, तो Y और Z का रेशियो क्या है बेटा 3-2 होगा। न्यू रेशियो तो आपको ऐसे ही दे रखा है, न्यू रेशियो आपको सीधा साधा एकदम दे रखा है कि X और Y का जो रेशियो था वही अब Y और Z का रेशियो होने वाला है, तो 3-2 होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें तो मेहनत ही नहीं करनी पड़ी, तो हमें गेनिंग रेशियो निकालना पड़ेगा बेटा अब। तो गेनिंग रेशियो अगर हम निकालेंगे तो गेन किसने करा, X तो चला गया तो Y और Z ने गेन करा, तो Y और Z न्यू शेयर क्या है बेटा इनका, न्यू शेयर है 3/5, 3/5 और 2/5। इसमें माइनस कर देंगे ओल्ड रेशियो। ओल्ड रेशियो क्या है बेटा इसका, Y का है 3 तो 5 और 1 6, तो 2/6 इसका ओल्ड रेशियो है और इसका 1/6 है। ठीक है, एलसीएम लिया क्या आ रहा है बेटा 30, यहाँ पे क्या आ रहा है 18, यहाँ पे क्या आ रहा है 10, क्या आ गया बेटा 8/30 आ गया। एंड यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी एलसीएम लेंगे। यहाँ पे क्या आ गया बेटा 12 आ गया, यहाँ पे क्या आ गया बेटा 5 आ गया, यहाँ पे क्या आ गया बेटा 7/30। ठीक है, सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो में जो नीचे लिखा हुआ है 30, इसकी कोई वैल्यू नहीं है, तो बेटा इनका गेनिंग रेशियो क्या है 8:7। क्या है बेटा 8:7। आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। XYZ पार्टनर बेटा 4-3-2 के रेशियो में, XYZ पार्टनर 4-3-2 के रेशियो में Y की रिटायरमेंट हो रही है बेटा, यानी Y गया एंड सरेंडर्स 1/9 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ X। तो X का शेयर, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तो पूछेंगे और गेनिंग रेशियो हम आराम से बता देंगे। तो बेटा X का शेयर है क्या 4/9 है, और जो Y है Y जाते जाते अपने शेयर का यानी 3/9 का 1/9 शेयर दे रहा है इन फेवर ऑफ X। अच्छा Y तो चला गया, तो बचा Z। अब Z क्या बेटा, इसका शेयर क्या था 2/9। अब क्या होगा द रिमेनिंग इन द फेवर ऑफ Z, और बाकी जो बचा हुआ था यानी Y का शेयर 3/9 था, उसमें से 1/9 तो इसने दे दिया X को, तो बेटा बाकी का जो 8/9 बचा वो किसको मिलेगा Z को मिलेगा। ठीक है, आसान है, चलो भाई बढ़िया। तो बेटा यहाँ पे 3 से कैंसिल होगा, 3 आएगा, यहाँ पे 3 से 3 आएगा। अब अगर हम देखें तो क्या रहा 4/9 प्लस 1/27, एलसीएम लेंगे 27 आएगा, तो 4 प्लस नहीं 4 तो नहीं आएगा यहाँ पे, तो 3 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 12 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, प्लस 1/27, क्या आ रहा है बेटा 13/27, क्या रहा है 13/27 आ रहा है।
फिर यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या बेटा, इसका 2/9 था, प्लस इसको क्या मिला बेटा, 8/27 आ रहा है, इसको मिल रहा है y की तरफ से। एलसीएम क्या 27 आ गया, फिर यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करा 6 आ गया, यहाँ पे करा तो यहाँ पे 8 है पहले से, तो 14/27 क्या आंसर आया बेटा, 13:14। ये हमारा क्या है बेटा, न्यू पीएसआर है। ओके, फिर यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कि इन्होंने पूछा गेनिंग रेशियो भी बता दो, तो बेटा गेन क्या कि y इसको ये देकर जा रहा था, तो इसका ये गेन हुआ, और y z को इतना देकर जा रहा था, तो अल्टीमेटली क्या आ रहा था सॉल्व करके, ये आ रहा था। तो इनका जो गेनिंग रेशियो है वो बेटा 1:8 हुआ ना, क्या हुआ बेटा, 1:8 हुआ। ठीक है, तो ये भाई हमने कुछ क्वेश्चंस करके देखा, आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल कैसे होता है। तो पढ़ा हुआ है, अगर जिस बच्चे ने पहले से वन शॉट देखे बेटा, आपको लाइन वाइज सारे चैप्टर्स मिलते जा रहे हैं, और अब हम रिटायरमेंट और डेथ वाला चैप्टर नहीं 5वां चैप्टर कर रहे हैं। इससे पहले 4 वन शॉट आपको मिल चुके हैं, तो आपने अगर वो लाइन से देखे तो इसमें तो भाई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जो अगर आप पहली बार देख रहे हो तो यहाँ पे भी आपको थोड़ी एक्सप्लेनेशन मिलेगी, ठीक है, लेकिन कभी भी बीच में से अकाउंटिंग शुरू मत करो, चाहे किसी से भी पढ़ो बेटा, मैं यही बोलता हूँ। ठीक है, तो बात करते हैं गुडविल के ट्रीटमेंट की। तो सिंपल सीधी बात, नो बकवास, कि भाई 3 पार्टनर थे, बिजनेस कर रहे थे। यहाँ पे मान लो कोई रिटायर हो रहा है, किसी की डेथ हो रही है, तो बेटा उसने इतने साल मेहनत करी, मान लो 5 साल तक बिजनेस किया, तो बेटा यहाँ पर उसने बिल्डअप कर दिया ना इस बिजनेस को, गुडविल क्रिएट कर दी ना, यानी फ्यूचर में प्रॉफिट है। अब वो बेटा रिटायर हो रहा है, उसकी डेथ हो रही है, तो उसके हिस्से में उसकी मेहनत की जो फ्यूचर में बेनिफिट बैठे हुए हैं, यानी गुडविल है जो, वो मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए। तो बेटा गुडविल की वैल्यूएशन होगी, और जो जा रहा है, रिटायर हो रहा है, डेथ हो रही है जिसकी, उस पार्टनर ने क्या कर दिया, सैक्रिफाइस कर दिया, उसकी कैपिटल को क्रेडिट कर दो, और जो बाकी कंटिन्यूइंग पार्टनर जिन्होंने गेन किया है वो कंपनसेट करेंगे भाई। ठीक है, तो ये एंट्रीज अब कैसे होंगी बेटा, गेनिंग रेशियो बोल सकते हो इसको आप, है ना, ये वाली एंट्री गेनिंग रेशियो में होगी। तो अब यहाँ पे क्या है, व्हेन गुडविल इज एडजस्टेड फ्रॉम द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो मैंने आपको बताया भाई गेन कर रहे हैं जो लोग, तो बेटा हमारे यहाँ पे क्या, ये है कंटिन्यूइंग पार्टनर, ठीक है, गेनिंग और कंटिन्यूइंग, ऑब्वियसली जो गेन कर रहे हैं वो कंटिन्यू कर ही रहे होंगे, तभी तो गेन कर रहे हैं। और बेटा सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, यहाँ पे सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कौन है बेटा, जो रिटायरिंग पार्टनर है, या फिर डिसीज पार्टनर है, डिसीज मतलब जिसकी डेथ हो जाती है वो पार्टनर, ठीक है, उसके कैपिटल अकाउंट में हम ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, ओके, फिर ये तो पहला मेथड है। दूसरा मेथड क्या हो सकता है कि हम गुडविल अकाउंट ओपन कर रहे हैं, तो गुडविल अकाउंट ओपन करेंगे, जितनी भी हमने वैल्यूएशन करी इसकी, वो पूरी की पूरी वैल्यूएशन यहाँ पे आएगी। यहाँ पे तो मान लो 1 लाख वैल्यू आई थी, और 1 लाख में से 1/10 1/10 गेन कर रहे थे, तो यहाँ पे तो 10,000 की एंट्री होती, लेकिन यहाँ पर हम पूरी वैल्यू को रेज करेंगे। क्या करेंगे बेटा, रेज करेंगे, तो 1 लाख रुपए यहाँ पे आ जाएगा, और वो 1 लाख रुपए ऑल पार्टनर्स, बेटा ऑल पार्टनर्स कैपिटल करंट अकाउंट में हम कैसे बेटा, ओल्ड पीएसआर में ट्रांसफर कर देंगे, ओल्ड पीएसआर में ट्रांसफर कर देंगे। आ रही बात समझ में। फिर बेटा इसके बाद राइट ऑफ कर देंगे। राइट ऑफ कैसे करेंगे बेटा, कि गुडविल 1 लाख रुपए से दिखाई, अब 1 लाख रुपए से खत्म कर दो, तो यहाँ पे 1 लाख रुपए आ जाएगा, और यहाँ पे ये जो पार्टनर है, ये बेटा कौन है, कंटिन्यूइंग पार्टनर है, कंटिन्यूइंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट 1 लाख रुपए से, और जो भी इनके हिस्से में आएगा वो बेटा न्यू पीएसआर में आएगा, न्यू पीएसआर। आ रही है बात समझ में, न्यू पीएसआर में आएगा। तो ये बहुत सिंपल था। एग्जिस्टिंग गुडविल अगर दे रखी है तो बेटा एग्जिस्टिंग गुडविल को राइट ऑफ करेंगे। क्या करेंगे बेटा, राइट ऑफ करेंगे, और राइट ऑफ कैसे करेंगे बेटा, ओल्ड पीएसआर में करेंगे, ओल्ड पीएसआर में करेंगे। आ रही है बात समझ में। और ओल्ड पीएसआर में अगर राइट ऑफ करेंगे तो बेटा ये यहाँ पे एसेट कम हो रही है, तो दूसरा इंपैक्ट कहाँ पे जा रहा है, हमारे ऑल पार्टनर्स पे जाएगा, ऑल पार्टनर्स, पार्टनर तो लिखा ही हुआ है, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्योंकि एग्जिस्टिंग गुडविल पहले थी, रिटायरमेंट से भी पहले थे, तो वो बेटा जिस दिन रिटायरमेंट हो रही है उस दिन सबको मिल जाएगी, मतलब उसका इंपैक्ट पड़ जाएगा, नेगेटिव इंपैक्ट होता है हमेशा। ओके, फिर बात करते हैं आगे। अब आती है बात अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या लॉस। ठीक है, तो ये सिंपल सीधी बात है कि रिजर्व प्रॉफिट्स का ही एक
रूप होता है जिसको हम अलग रख देते हैं किसी पर्पस के लिए, या फिर जर्नली भी हम थोड़ा सा सेविंग अलग से करके चलते हैं। और पीएल अकाउंट बेटा उसका क्रेडिट बैलेंस यानी प्रॉफिट। ये एक जर्नल सा रूल है कि अगर रिजर्व है या प्रॉफिट है जो अभी तक डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ है तो उसको बेटा किसी भी तरह का रिकंस्टिट्यूशन हो उसको हम बांट लेंगे, ओल्ड पीएसआर में बांट लेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे सारे ही पार्टनर में ये बटेगा, ऑल पार्टनर्स ओल्ड पीएसआर। ठीक है, या फिर अगर पीएल का डेबिट बैलेंस है यानी एक्यूमुलेटेड लॉस है आपका, या फिर कोई डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ऐसा एक्सपेंस जो अभी तक राइट ऑफ नहीं किया, तो वो सारी चीजें बेटा क्या हो जाएंगी, वो राइट ऑफ होंगी और पार्टनर के सभी पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को डेबिट यानी कम कर देंगे। ठीक है, वो भी कैसे होगा बेटा, ओल्ड पीएसआर में ही होने वाली है ये एंट्री। ठीक है, सिंपल। लेकिन अभी यहाँ पे डब्ल्यूसीआर आईएफआर फिर से बेटा दोबारा से अपनी भूमिका निभाते हैं और उसी तरीके से भूमिका निभाते हैं। ठीक है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व यानी वो वाला रिजर्व जो वर्कर को दिया जाता है, किसको बेटा, वर्कर को दिया जाता है कंपनसेशन के रूप में कि तुम भाई काम कर रहे थे हमारे साथ, ठीक है, वर्किंग आवर्स के अंदर आपकी तबीयत खराब हो गई, आपके साथ कोई एक्सीडेंट हो गया, कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो गई, तो हम हैं आपके लिए, है ना बेटा, हम हैं आपके लिए मुन्ना। तो यहाँ पर क्या डब्ल्यूसीआर आपको एक कितना बेटा, मान लो 10,000 रुपये का दे रखा है, क्लेम बेटा उसका आ गया, मान लो कि टांग वांग टूट गई, 10,000 रुपये की बराबर एकदम टांग टूटी है, तो बेटा हम इसको बांट नहीं सकते। जो हमने पहले अभी ये देखा कि बांट दो, लेकिन इस केस में नहीं बांट सकते। अगर किसी भी, इसकी बात नहीं, किसी भी रिजर्व का अगर क्लेम निकलता है, पहले क्लेम का हक बनता है, तो बेटा ये 10,000 रुपये पूरे निपट जाएंगे और कहाँ चले जाएंगे, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम में, WCC। ठीक है, यहाँ पर चले जाएंगे। अब ये रिजर्व नहीं बढ़ सकता क्योंकि क्लेम देना जरूरी था, इसी पर्पस के लिए तो हमने WCR को बनाया था। ठीक है, फिर बात करते हैं यहाँ पे कि अगर 10,000 रुपये आपका WCR है और क्लेम आपका कम आता है बेटा, मान लो 7,000 रुपये ही आता है, ठीक है, तो अब एक बात तो तय है कि 3,000 रुपये बच जाएंगे, और जो 3,000 रुपये बच जाएंगे उनका हम क्या करें भाई, वो बांटो, क्योंकि जहां रिजर्व दिखे बांट दो। ठीक है, क्लेम पहले जाएगा, बस इस बात का ध्यान रखना। तो 10,000 प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 7,000 और बाकी 3,000 यहाँ पे, और इस 3,000 को कैसे बांट रहे बेटा, पार्टनर की कैपिटल अकाउंट में, और बेटा ऑल पार्टनर्स हैं ये, पार्टनर की कैपिटल अकाउंट में ओल्ड पीएसआर में बांट रहे हैं। आई बात समझ में। फिर बात करते हैं यहाँ पर आगे, WCR 10,000 रुपये, आपका जो क्लेम आया, मान लो क्लेम आया 15,000 रुपये, अब तो बेटा लोचा हो गया रे, अब तो लोचा हो गया, 5,000 रुपये एक्स्ट्रा टांग टूटी है, 5,000 रुपये की एक्स्ट्रा लाइबिलिटी क्रिएट हुई है, तो बेटा वो हमें कौन आगे बचाएगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो 10,000 रुपये हमारे WCR में थे, हमारी लाइबिलिटी की वैल्यू ज़्यादा जो हमने मानी थी एस्टिमेटेड वैल्यू, उससे ज़्यादा वैल्यू निकल के आई है लाइबिलिटी, तो बेटा वो लाइबिलिटी 5,000 रुपये की रिवैल्यूएशन अकाउंट में चली जाएगी। और WCC यानी वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम बेटा कहाँ पे आएगा बेटा, क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि वो तो देना ही देना है। आई बात समझ में। और ये जो लॉस है बेटा, रिवैल्यूएशन जब जब डेबिट हो रहा है, समझ जाओ लॉस है, और ये लॉस तो हमें छोड़ना ही नहीं है। हमने क्या, हम कर क्या रहे हैं, हम कर रहे हैं रिजर्व, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, लॉस, जो भी आपको प्रॉफिट लॉस दिख रहा है सबको बांट देंगे, खत्म कर देंगे, छोड़ेंगे नहीं। तो अगर ये भी लॉस है तो इसको भी बांट दो। ठीक है, तो कितना, 5,000 का लॉस है, तो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में डेबिट हो जाएगा, कैसे बेटा, ओल्ड पीएसआर में। ठीक है, ऑल पार्टनर्स हैं। आई बात समझ में, इजी। फिर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, एक रिजर्व निकल के आता है, ये हमारे साथ क्या भाई क्या कर रहा है, ये इन्वेस्टमेंट जो हमने की है उसकी अगर वैल्यू गिरती है तो उसको हैंडल करने में हमारी मदद करता है, इसे बोलता है IFR, फॉल इन द वैल्यू का हैंडल कर रहा है। तो 20,000 रुपये का हमारा फॉल इन द वैल्यू था, मतलब सॉरी 20,000 रुपये का IFR था, 1,00,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट हमने कर रखी थी, 1,00,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट करी थी, अगर वैल्यू गिर करके 80,000 हो गई तो कितने का फॉल आया बेटा, 20,000 का ही फॉल आया, और ये इक्वल है हमारे IFR से। तो बेटा पहला IFR पे पहला हक किसका, फॉल इन द वैल्यू का। तो बेटा 20,000 रुपये हमारा रिजर्व खत्म होगा, लेकिन पार्टनर को नहीं मिलने वाला, इन्वेस्टमेंट कम हो गई, इन्वेस्टमेंट 20,000 रुपये से कम हुई है, इन्वेस्टमेंट एक असेट है, असेट कम होती है तो क्रेडिट करते हैं। अब बचा ही नहीं तो बटेगा भी नहीं, IFR बचा ही नहीं तो बटेगा भी नहीं। फिर बात करते हैं आगे, फॉल इन दी वैल्यू, IFR 20,000 रुपये, फॉल इन दी वैल्यू कम है, मान लो 11,000 रुपये ही है, तो बेटा आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि 20 में से 11,000 तो बेटा आपके एडजस्ट हो जाएंगे, लेकिन 9,000 रुपये बचेंगे, फिर पार्टी होगी बहुत भयंकर, पार्टी नहीं होगी मतलब कैपिटल में भेजे जाएंगे पैसे। ठीक है,
अब कोई ये कमेंट मत कर देना पार्टी के गजब नजारे, ठीक है। चलो भाई, कई बच्चों को तो ये गाना भी नहीं पता होगा। चलो, तो 20,000 रुपए बेटा पूरे गायब होंगे। ये बात तो तय है कि चाहे कोई सा भी केस हो, IFR हो, WCR हो, सब निपटेगा पूरा का पूरा जब रिटायरमेंट या डेथ हो रही है किसी पार्टनर की, तो ठीक है, पूरा का पूरा निपटेगा मेरे भाई। अब गिरा कितना भाई वैल्यू, इन्वेस्टमेंट कितनी गिरी 11,000 से। इन्वेस्टमेंट एक एसेट, एसेट कम होती है तो क्रेडिट करते हैं, और 11,000 अब बचा क्या, 9,000 बचा। 9,000 बच्चों में बांट दो, मतलब पार्टनर्स में बांट दो, सभी पार्टनर्स में बांट दो, ठीक है। कैसे बेटा, ओल्ड PSR स्वाहा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला अगला क्या है बेटा, 20,000 IFR आपको दिखाई दे रहा है। फॉल इन द वैल्यू ज्यादा आ गई, फॉल इन द वैल्यू आ गई, मान लो 22,000 रुपये धड़ाम से गिरा हमारी इन्वेस्टमेंट। अब बेटा पूरा का पूरा 20,000 तो गए हो, 2,000 रुपये और नुकसान हुआ तो 2,000 रुपये रिवैल्यूएशन से आएगा, और 22,000 इस तरह से हमारी इन्वेस्टमेंट क्या हो जाएगी, क्रेडिट हो जाएगी। अब रिवैल्यूएशन डेबिट हो गया तो छोड़ेंगे नहीं इस लॉस को, इस लॉस को भी हम बांट देंगे बेटा पार्टनर की कैपिटल में, ऑल पार्टनर्स, ठीक है, उनकी कैपिटल में 2,000 रुपये डेबिट हो जाएगा, और हमारा रिवैल्यूएशन 2,000 से क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, और ये भी ओल्ड PSR में बांटा जाएगा जो भी नुकसान हुआ है, ठीक है। लेकिन हाँ, वैल्यू बढ़ भी सकती है इन्वेस्टमेंट की, तो उस केस में क्या होगा बेटा, जब वैल्यू बढ़ेगी तो सबसे पहली चीज हम जो हमारा IFR है वो पूरा पूरा बांट लेंगे एकदम खुशी खुशी, ठीक है, सभी पार्टनर में बांट लेंगे, ऑल पार्टनर्स, ओल्ड PSR, ठीक। फिर अब वैल्यू बढ़ी है, मान लो 1,00,000 रुपये वैल्यू हमने एज्यूम करी थी, अब वो बढ़ के 1,50,000 हो गई है, तो बेटा ये तो फायदे वाली बात है, तो 50,000 रुपये इंक्रीज कर दो, यानी हमारी जो इन्वेस्टमेंट है वो 1,00,000 की थी ही, 50,000 और इंक्रीज डेबिट करो, और बेटा रिवैल्यूएशन क्रेडिट होगा, क्योंकि अब पहले वैल्यू नेगेटिवली जा रही थी, अब पॉजिटिवली फ्लक्चुएट हो रही है, तो बेटा वहाँ पे रिवैल्यूएशन को अब बुलाओगे ना कि भाई बुरे वक्त में तुमने हमारा साथ दिया, वेरी गुड। अब बेटा रिवैल्यूएशन डेबिट होता तो लॉस था, अब क्रेडिट हो रहा है तो प्रॉफिट है, प्रॉफिट भी बांट लेंगे, छोड़ेंगे नहीं, तो बेटा रिवैल्यूएशन बटेगा तो पार्टनर की कैपिटल इंक्रीज होगी तो क्रेडिट कर देंगे, और ऑल पार्टनर की कैपिटल क्रेडिट करेंगे, कितने से बेटा, 50,000 रुपये, 50,000 रुपये, कैसे बेटा, ओल्ड PSR, एकदम ठीक, डन, एकदम मजेदार। अब आगे बात करते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट की, हल्का हल्का रिवैल्यूएशन क्या पढ़ा रहे हो सर, पूरा पढ़ाओ एकदम, तो बिल्कुल सही बेटा, रिवैल्यूएशन अकाउंट या फिर इसको हम प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बोलते हैं, तो इसका जो प्रॉफिट या लॉस निकल के आता है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है ओल्ड PSR में, किसमें बेटा, ओल्ड PSR में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। अब पॉइंट इज दिस के क्यों बना रहे हो भाई, बना इसलिए रहे हैं क्योंकि असेट की वैल्यू चेंज हो रही है, हम उसको दोबारा से चेक कर रहे हैं। अब बेटा देखो, सुनो मेरी बात, ठीक है, 35 साल, ठीक है, तब से ये 3 गंजे काम कर रहे थे पार्टनरशिप में, ABC भाई, मान लो C रिटायर हो रहा 35 साल बाद यहाँ पे इस डेट पे, अब आप खुद सोचो, जो भी एसेट लाइबिलिटी ये ओन करते थे, बिजनेस की थी, और ये बिजनेस इनका था, तो जो भी था बेटा इन तीनों का था ना। अब ये पार्टनर अगर जा रहा है, C पार्टनर अगर रिटायर हो रहा है, तो मान लो जो भी एसेट लाइबिलिटी सब कुछ मिला जुला करके जो भी नेट वैल्यू थी वो 1,00,000 रुपये थी, कब बेटा, 35 साल पहले, लेकिन अब वो वैल्यू मान लो 99 लाख है, तो बेटा 98 लाख रुपीस का फायदा है कि नहीं है, 98 लाख रुपीस का, 99 लाख बोल दिया ना, हाँ ठीक है, तो 98 लाख रुपीस का फायदा है कि नहीं है। तो ये जो वैल्यू चेंज हुई है, बुक्स में तो हमने 1,00,000 रुपए लिख रखी है, मान लो कोई एक असेट है 1,00,000 रुपए की है, अब वो 35 साल बाद बेटा 99 लाख रुपीस की है, मार्केट वैल्यू, तो क्या बेटा 1,00,000 रुपए तो लिखा होगा हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड के हिसाब से, हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल के हिसाब से 1,00,000 रुपए लिखा होगा मेरे भाई, क्योंकि जो हम खरीदते हैं वो हम लिख देते हैं, अब जो हम लिख देते हैं वो लिखा रहता है, फिर वो डेप्रिशिएट हो रहा है, खत्म हो जाएगा, ठीक है। लेकिन भाई मार्केट वैल्यू जरूरी नहीं है, आपने अगर डेप्रिसिएशन चैप्टर पढ़ा होगा तो आपको बताया गया होगा कि जो डेप्रिसिएशन लगता है वो बुक वैल्यू पे लगता है, लेकिन मार्केट वैल्यू जरूरी नहीं है उससे कम हो रही हो, आई बात समझ में। तो अब जो 98 लाख रुपीस जो इंक्रीज हुआ, अब बेटा वो किसका है, छोड़ के चला जाए सी, कहेगा ठीक है कोई बात नहीं, ऊपर पैसा लेके थोड़ी जाना होता, इतना अच्छा इंसान नहीं है बेटा आजकल, उसने कहा 98 लाख रुपए में जो मेरा हिस्सा बनता मेरे को दो, और क्या करो, रीवैल्यूएशन करो असेट का, रीअसेस करो लायबिलिटी का, जो भी बैलेंस शीट में 2 चीजें दिखाई देती है ना आपको, असेट और लायबिलिटी जितनी भी है सबका रीवैल्यूएशन करके मुझे बताओ प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, और जो भी हो रहा है एकदम अपन लेने को तैयार है।
ठीक है, और जो भी होगा वो ओल्ड पीएसआर में ऑल पार्टनर में बांटा जाएगा। ठीक है, तो शक्ल कैसी दिखती है रिवैल्यूएशन की, ऐसी दिखती है जी। ठीक है, एंट्रीज वगैरह मैंने आपको पहले भी पढ़ा रखी है, तो बेटा अगर आप चेंज इन पीएसआर चैप्टर नहीं देखा, एक बार जाकर वन शॉट देख लो, पढ़ा दिया मस्त एकदम झकास तरीके से। ठीक है, और वहां पे भी बताया था कि डेबिट साइड बेकार साइड है और क्रेडिट साइड एकदम प्यारी, एकदम बहुत ही प्यारी, क्रेडिट साइड सबसे प्यारी ऐसे अकाउंट के अंदर जो नॉमिनल नेचर के होते हैं। क्यों? क्योंकि डिक्रीज इन द असेट, इंक्रीज इन द लाइबिलिटी, सारी बुरी बुरी बातें यहाँ लिखी हैं कि आपकी असेट थी तो उसकी वैल्यू खत्म हो गई, आपकी लाइबिलिटी थी कर्जे चढ़ते जा रहे हैं आप पे। ठीक है, आपके आपके पास अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी आ गई, आपने रिवैल्यूएशन का एक्सपेंस कर दिया, जो भी था सारी चीजें बुरी बुरी वहां पे हो गई। यहाँ पे सारी अच्छी अच्छी चीजें, असेट की जो वैल्यू थी बेटा वो इंक्रीज हो रही है और लाइबिलिटी की जो वैल्यू है वो डिक्रीज हो रही है। वाह, ये तो और अच्छी बात है। और अनरिकॉर्डेड असेट का पता चला कि हमारे पास तो ये भी असेट थी, हमारे दादा परदादा छोड़ के चले गए थे, अपने पास बहुत पैसा है, पता ही नहीं था, बता के ही नहीं गए। ठीक है, जेसीबी की खुदाई में निकला ये। तो यहां पर बेटा अगर क्रेडिट साइड ज्यादा डेबिट साइड कम है तो आपको गेन होगा रिवैल्यूएशन का, जो कि ओल्ड पीएसआर में ओल्ड पार्टनर यानी ऑल पार्टनर में बांटा जाएगा। और यहां पर अगर हम बात करते हैं बेटा डेबिट साइड ज्यादा है क्रेडिट साइड कम है, तो लॉस होगा बेटा रिवैल्यूएशन का। और पार्टनर का कैपिटल अकाउंट, सारे ही पार्टनर कैपिटल अकाउंट में ये लॉस जाएगा, कम हो जाएगी उनकी कैपिटल। ठीक है, तो कुल मिला के घुमा फिरा के यही सारी बातें थी जो हमने पहले पढ़ी हुई है। लेकिन सर कंप्यूटेशन, वो अमाउंट कंप्यूटेशन बताओगे किस तरह से हम वो अमाउंट कंप्यूट करेंगे कि जो पार्टनर जा रहा है, अच्छा चलता हूं दुआओं में याद रखना, वो जो गाना गाता हुआ जा रहा है पार्टनर, उसको हम क्या हिसाब किताब लगा करके पैसा देंगे। ठीक है, तो वही अब सीखने वाले हैं बेटा, कंप्यूटेशन ऑफ अमाउंट ड्यू टू रिटायरिंग या डिसीज पार्टनर, कि कोई पार्टनर अगर रिटायर हो गया या डिसीज हो गया तो बेटा उस केस में उसका अमाउंट क्या बनता है। ठीक है, तो कुछ लिस्ट एक बना करके दी हुई है कि ये चीजें उसको दे देना, लिस्ट है बेटा, इसमें और भी चीजें जुड़ सकती हैं। तो क्या क्या देना है और क्या क्या उससे वापस लेना है, इन दोनों की लिस्ट है अपने पास। तो बेटा क्रेडिट बैलेंस ऑफ कैपिटल, ओपनिंग में क्रेडिट बैलेंस कैपिटल का, क्रेडिट बैलेंस बेटा कैपिटल का पॉजिटिव बैलेंस होता है, यानी उस पार्टनर का पैसा जो फर्म के पास है एज अ कैपिटल। ठीक है, या फिर करंट अकाउंट का पैसा, वो सब उसको दो, उसका है भाई उसको दे दो। शेयर इन द गेन ऑफ रिवैल्यूएशन, जो भी रिवैल्यूएशन का गेन हुआ उसका जो शेयर बना वो उसको दो। कल को कोई दुनिया वाले उंगलियां ना उठाएं, अच्छे खासे व्हाइट कॉलर वाले बंदे हैं हम पे उंगली नहीं उठनी चाहिए कि किसी का पैसा लेके बैठे हैं। खुददार इंसान है, किसी का पैसा नहीं लेते हम, जो बनता है सब दे देंगे। तो रिजर्व्स, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, उसका जो शेयर बनता है वो उसको दे दो। गुडविल, फर्म की जो भी गुडविल उसने कमाई है, जो हमारे साथ मेहनत करी, उसका जो भी शेयर बनता है वो उसको दे दो। कोई भी प्रॉफिट जो टिल द डेट ऑफ हिज रिटायरमेंट या डेथ तक, उस तारीख, जैसे मान लो भाई रिटायरमेंट साल के बीच में ले रहा है, तो उस साल कुछ तो काम किया, पूरे साल भले ही नहीं किया, कुछ तो काम किया, वो उसका प्रॉफिट जो भी उसका हिस्सा बनता है वो उसको दो। फिर जो भी रेमुनरेशन, कभी कभी बोला जाता है पार्टनरशिप डीड में कि इसको आईओसी मिलेगा, इस पार्टनर को सैलरी मिलेगी, इस पार्टनर को कमीशन मिलेगी, तो जो भी रेमुनरेशन देनी है बेटा टिल द डेट ऑफ रिटायरमेंट या डेथ वो उसको दो। तो ऐसी ही बहुत सारी चीजें जो उसको हमें देनी होती हैं, लेकिन उससे कुछ हिसाब किताब में वापस भी तो उसके पैसे भी तो काटना होता है कुछ चीज़ों का। जैसे अगर मान लो कोई नेगेटिव बैलेंस है, डेबिट बैलेंस कैपिटल का या करंट अकाउंट का नेगेटिव बैलेंस, वो उससे वापस ले लो, माइनस करो। ड्रॉइंग्स एंड इंटरेस्ट देयर ऑन, तो जो भी ड्रॉइंग करी है उसने भाई, उसकी कैपिटल में से माइनस होगा ना, उस पर इंटरेस्ट जो लगा कैपिटल में से माइनस होगा ना। कोई अगर उसने लोन या एडवांस ले रखा है, टेकन बाय हिम फ्रॉम द फर्म से ले रखा है, तो वो क्या करो बेटा, वो उससे वापस लोगे, भैया वापस दो। लेना पता है क्या क्या लेना है, जो देना है हमें वापस वो नहीं पता तुम्हें। ठीक है, फिर एक्यूमुलेटेड लॉसेस, कि भाई कुछ लॉसेस तो उसका शेयर है वो भी माइनस करो। कोई रेवैल्यूएशन का लॉस हुआ वो भी माइनस करो। अब जैसे मैंने बोला लिस्ट है बेटा और भी बहुत सारी चीजें, जैसे यहाँ पे वो नहीं लिखा लॉस ड्यूरिंग द ईयर टिल द डेट ऑफ हिज रिटायरमेंट डेथ, जैसे यहाँ पे प्रॉफिट लिखा था ना, शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ हिज रिटायरमेंट, तो बेटा यहाँ पे लॉस में भी तो आ सकता है वो, अगर लॉस हुआ होगा और प्रॉफिट ना हुआ होगा तो वो दे देंगे। ठीक है, अब ये सारी चीजें हैं बेटा। अब सिंपल सी बात यह है कि रिटायरिंग पार्टनर को तो बेटा हम पैसा थमा देंगे कि भैया ये लो तुम्हारा इतना पैसा बनता है, लो पकड़ो। लेकिन जिसकी डेथ हो जाती है उसको क्या दोगे भाई, उसको पैसे दोगे कैसे, उसके पास तो नहीं जाना चाहेंगे हम कि ले भाई पैसे, फिर यमराज वापस नहीं आने देगा। तो बेटा जो भी डिसीज पार्टनर होता है उसका एक एग्जीक्यूटर होता है। देख रहे हो खुशी, देख रहे हो लड़के की कि मुझे पैसा मिलेगा किसी और का। ठीक है, तो बेटा अब
जो भी डिसीज पार्टनर है उसकी कैपिटल अकाउंट का जो भी बैलेंस हम निकालेंगे, कंप्यूट करेंगे कैपिटल अकाउंट में से, अब हमने जो भी चीज़ें यहाँ पे पढ़ी वो सब उसकी कैपिटल अकाउंट में डाल देंगे क्रेडिट साइड पे, और ये वाली सारी चीज़ें डेबिट साइड पे। और उससे क्या होगा, उससे नेट अमाउंट आएगा, इसका बैलेंस सीडी आएगा। लेकिन बैलेंस सीडी क्या करना है, बैलेंस सीडी कुछ नहीं करना, वो तो पार्टनर ही नहीं रहा। तो बेटा अब उसको पैसा लौटाओगे, अगर डेथ हो गई पार्टनर की, डेथ हो गई पार्टनर की, तो अब हम उस पैसे को जो बैलेंस सीडी हो सकता था लेकिन अब नहीं है, उस बैलेंस सीडी को बैलेंस सीडी लिखेंगे, अब बोलेंगे डिसीज पार्टनर एग्जीक्यूटर अकाउंट। तो हमने जितना भी बैलेंस डिसीज पार्टनर का है उसके एग्जीक्यूटर अकाउंट में डाल दिया। देखो क्रेडिट हो रहा है, क्या हो रहा है बेटा, देखो क्रेडिट हो रहा है। और यानी इसका मतलब क्या है कि ये एक लाइबिलिटी है, डिसीज पार्टनर के एग्जीक्यूटर अकाउंट को पैसा देना है, उनका पैसा अपनी जेब में, और जब किसी और का पैसा अपनी जेब में होता है लाइबिलिटी होती है। ठीक है, आ रही है बात समझ में। तो ये सारी की सारी कैपिटल भी हमारी लाइबिलिटी थी जो भी डिसीज पार्टनर था, लेकिन उसको हम दे नहीं सकते क्योंकि वो उस दुनिया में है नहीं, तो हम उसके एग्जीक्यूटर को अपनी लाइबिलिटी बना लेंगे। फिर अब बात करते हैं कि भाई डिसीज पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनेगा कैसे। ठीक है, और मैं कहता हूँ डिसीज पार्टनर की बात करो चाहे रिटायरिंग पार्टनर की बात करो, अकाउंट तो ऐसे ही बनेगा। भाई थोड़ा बहुत ही तो फर्क आता है, वो फर्क क्या आता है वो भी बता दूंगा मैं। देखो बेटा जो प्लस वाली चीजें मैं बता रहा था वो यहाँ पे है क्रेडिट साइड पे, और डेबिट में माइनस वाली चीजें हैं जो माइनस होती हैं, जैसे पॉजिटिव बैलेंस, ठीक है, पॉजिटिव बैलेंस कैपिटल का, पॉजिटिव बैलेंस करंट अकाउंट का। और प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट आता है बेटा जब हम जिस साल में डेथ हुई है, साल के बीच में डेथ हुई है या फिर रिटायरमेंट ली है, तो उस साल के लिए भाई हम पीएल सस्पेंस अकाउंट खोलते हैं उस पॉइंट ऑफ टाइम पे, क्योंकि साल एंड हुआ नहीं, साल एंड होगा, ईयर एंड होगा, तभी तो बेटा आप फाइनल अकाउंट्स बनाओगे। लेकिन साल ईयर एंड हो ही नहीं रहा ना, ईयर एंड हो नहीं रहा, मतलब डेथ बीच में हो गई है या रिटायरमेंट हो गई है, तो बेटा उस केस में हम पीएल सस्पेंस अकाउंट खोलेंगे, क्योंकि हमें भी नहीं पता कि ईयर एंड होते होते ये प्रॉफिट रहेगा भी या लॉस में कन्वर्ट हो जाएगा। क्योंकि अब मान लो कि भाई 3 महीने ही हुए थे ये साल शुरू हुए, 1 अप्रैल 2000 मान लो 22 की बात है, वहाँ से हमारा अकाउंटिंग ईयर शुरू हुआ, 3 महीने तक बिजनेस चल रहा था, तीसरे महीने में डेथ हो गई एक पार्टनर की। अब 3 महीने के अंदर तो प्रॉफिट हुआ, लेकिन क्या पता आगे चल करके 9 महीने जो हम बिजनेस करने वाले हैं उसके अंदर प्रॉफिट हो या लॉस हो, कुछ नहीं पता। अब जब हमें नहीं पता तो हम तो सस्पेंस में है ना, कि अभी 3 महीने की पिक्चर दिख रही है हमें कि 3 महीने के अंदर अंदर हमारे पास प्रॉफिट है, तो ये सस्पेंस ही है कि ये प्रॉफिट रहता भी है कि पूरे साल भर बिजनेस करने के बाद पता चले नेट अमाउंट जो आ रहा है वो लॉस है। तो इसलिए पीएल सस्पेंस अकाउंट खोलते हैं, और वो जो शेयर है उसका प्रॉफिट का वो उसको दे देंगे टिल द डेट ऑफ डेथ या रिटायरमेंट। ठीक है, रिवैल्यूएशन भी इधर आ रहा है, जो भी उसका शेयर बनता है रिवैल्यूएशन के प्रॉफिट में वो दे देंगे। कोई भी शेयर जो जनरल रिजर्व प्रॉफिट एंड लॉस का जो प्रॉफिट है वो सब बेटा इसको दे देंगे। ठीक है, कोई भी कैपिटल पे इंटरेस्ट है वो उसको दे देंगे, सैलरी कमीशन जो बोनस वगैरह वो सब उसको दे देंगे। क्या क्या डेबिट साइड पे आएगा बेटा, नेगेटिव बैलेंस करंट अकाउंट का। ठीक है, रिवैल्यूएशन का अगर कोई लॉस है उसका शेयर आ जाएगा, एक्यूमुलेटेड लॉस है उसका शेयर आ जाएगा, ड्राइंग यहाँ पे आ जाएगी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यहाँ पे आ जाएगी, गुडविल बेटा गुडविल एग्जिस्टिंग गुडविल जब राइट ऑफ होगी तो पार्टनर की कैपिटल कम होगी, सबकी ही कम होगी बेटा, तो वो गुडविल यहाँ पे आ रही है। ये वो वाली गुडविल नहीं है, ये वो वाली गुडविल नहीं है जो हम दे रहे हैं। ठीक है, ये वो वाली गुडविल है जो एग्जिस्टिंग गुडविल है जो बैलेंस शीट में अपीयर करती है। ठीक है, जो बैलेंस शीट में अपीयर करती है। ठीक, अब ये सब कर करा के ये क्रेडिट साइड है, ये डेबिट साइड अगर कम आती है तो बेटा यहाँ पे एक बैलेंस आता है जिसको हम पहले लिखा करते थे बाय बैलेंस सीडी, लेकिन अब पार्टनर की डेथ हो गई है या अब पार्टनर रिटायर हो गया है, तो बेटा बैलेंस थोड़ी बचा के रखना है, उसका अकाउंट हमने आगे थोड़ी ना कंटिन्यू करना है। अब बेटा उसका हिसाब किताब यही फाइनल, कोई बैलेंस सीडी नहीं। तो जो भी पैसा बनता है हम उसके एग्जीक्यूटर अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, क्या कर देंगे बेटा, ट्रांसफर कर देंगे, और बैलेंसिंग फिगर है ये। और मैंने आपको बोला कि भाई डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट और रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट एक जैसा ही बनता है। अब भाई देखो डेथ हो या रिटायरमेंट हो, पैसा तो वही देंगे ना जो उसका बनता है, ऐसा थोड़ी है कि डेथ हो गई तो 2 रुपये एक्स्ट्रा देंगे, नहीं। देखो अकाउंटिंग में इमोशंस नहीं है, अकाउंटिंग है, जितना हिसाब बनता है उतना देंगे। ठीक है, तो अगर ये रिटायरिंग पार्टनर का कैपिटल अकाउंट होता तो बेटा ये सब सेम आता, बस ये जो यहाँ पे जो हम डिसीज पार्टनर एग्जीक्यूटर अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हैं वो यहाँ ना करते, रिटायरमेंट के केस में हम क्या करते बेटा, हम करते टू रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट, क्योंकि बेटा रिटायरिंग पार्टनर तो जिंदा है ना,
तो हम उसी को पैसा देंगे और हम कहेंगे भाई साहब हमारे पास ना पूरा पैसा नहीं है, तो हम क्या कर रहे हैं, आपका ये जो पैसा है उसको हम लोन के रूप में अपने पास रखे हुए हैं, ब्याज देते रहेंगे भैया, टाइम से लौटा देंगे, ऐसे लड़ाई मत करो। ठीक है, अब ये कैपिटल नहीं रहा, उसने छोड़ दिया ना बिजनेस। तो बेटा ये अब क्या कहते हैं, रिटायरमेंट के टाइम पे आप ये लिखोगे, और अगर डिसीज पार्टनर का अकाउंट है तो बेटा ये लिखोगे। ठीक है, बहुत सिंपल है। अब पेमेंट कैसे करनी है वो देखते हैं, तो वो भी डिपेंड करता है कि भाई पार्टनरशिप डीड में क्या एग्री हुआ था, उस हिसाब से करेंगे। ठीक है, पार्टनरशिप डीड में क्या एग्री हुआ था उस हिसाब से करेंगे कि भाई जो रिमेनिंग पार्टनर उन्होंने क्या सोच रखा है कि भाई एक बार में पैसा दे देंगे, या फिर इतना बजट नहीं है, थोड़ा थोड़ा पैसा वापस करेंगे इंस्टॉलमेंट में। तो बेटा अगर एक बार में पैसा दे देंगे यानी लमसम में, वन टाइम पेमेंट, और अगर एक बार में पैसा नहीं देंगे तो दैट मीन्स इंस्टॉलमेंट। अगर एक बार में पैसा दे दिया तो बेटा डिसीज पार्टनर की जो एग्जीक्यूटर था उसका जो अकाउंट खोला था वो लाइबिलिटी था, अब वो पेमेंट हो जाएगी तो उसकी लाइबिलिटी खत्म, और लाइबिलिटी खत्म होती है या कम होती है तो हम क्या करते हैं, हम डेबिट करते हैं। और अब बेटा जब मैं पेमेंट करूंगा तो पैसा जाएगा तो बैंक अकाउंट हमारा डिक्रीज होगा। बैंक अकाउंट एक असेट अकाउंट है, और असेट अगर डिक्रीज होती है तो डेबिट क्रेडिट करते हैं, क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। अब सेम अगर बेटा अगर लोन अकाउंट होता, रिटायरिंग पार्टनर लोन अकाउंट, अगर डेथ ना हुई होती तो बेटा ये वाला अकाउंट हम पे कर रहे होते एक बार में। तो डिपेंड करता है, देखो मैं वही कह रहा हूँ ना, ये रिटायरमेंट और डेथ एक ही चैप्टर की तरह कंसीडर किया जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक, फिर बात करते हैं आगे कि अगर हम उसको एक बार में पैसा नहीं दे पा रहे तो इसका मतलब अगर आपने डिसीज पार्टनर का पैसा रखा हुआ है या रिटायरिंग पार्टनर का पैसा रखा हुआ है, तो बेटा उस केस में वो पैसा आपका बिजनेस का पैसा नहीं, वो एक उधार ही है, और उस उधार पे क्या देना पड़ता है, ब्याज यानी इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, और फर्म को इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा तो वो उसके लिए एक्सपेंस क्या होता है बेटा, डेबिट होते हैं। ठीक है, तो ये इंटरेस्ट कहाँ पे जाके ऐड हो जाएगा, ये डिसीज पार्टनर के एग्जीक्यूटर अकाउंट में डेबिट हो जाएगा कि भैया ये लो तुम्हें अब इंटरेस्ट भी इतना और देना है, तो आपका जो बैलेंस मेरे पास था मैंने नहीं दिया, इस वजह से ये लो इंटरेस्ट लगा दिया तो ये बैलेंस और बढ़ चुका है। ठीक है, या फिर यहाँ पे डेथ ना हुई होती तो रिटायरिंग पार्टनर लोन अकाउंट आता। फिर जब हम थोड़ा थोड़ा करके पेमेंट कर रहे हैं, जैसे 1 लाख रुपए देने थे, हमने कहा भाई 2 साल में पैसा देंगे, एक बार में 50,000, दूसरी बार में 50,000, ठीक है, प्लस इंटरेस्ट भी देंगे उसके साथ। तो बेटा जो भी इंस्टॉलमेंट है 50,000 प्लस इंटरेस्ट, वो जब हम पे करेंगे तो बेटा डिसीज पार्टनर एग्जीक्यूटर अकाउंट लाइबिलिटी कम तो हो रही है ना, खत्म नहीं हो रही लेकिन कम तो हो रही है ना, तो बेटा डेबिट तो होगा। और बैंक बैलेंस भी कम हो रहा है तो बैंक एक एसेट कम होती है तो क्रेडिट करते हैं। तो बेटा एंट्री तो ये दोनों सेम है, लेकिन यहाँ पे फुल अमाउंट पे हो रहा है और यहाँ पे इंस्टॉलमेंट अमाउंट है, क्या बेटा, इंस्टॉलमेंट अमाउंट आ रहा है। ठीक है, सिंपल है। दिक्कत हो तो कमेंट करना, मस्त एकदम। अब जो एक बहुत ही बढ़िया चीज लगती है, मतलब एक छोटा सा पोर्शन है बिल्कुल, खाना खाने के बाद मिठाई जैसा, खाना खाने के बाद कुछ मीठा मिल जाए तो मजा आ जाता है, वही है, वो है सेक्शन 37 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। ये सेक्शन याद भी रखना, ठीक है, आ जाता है पेपर में, चाहे बोर्ड एग्जाम हो एमसीक्यू में पूछ सकते हैं, या सीयूटी एग्जाम हो तो बेटा तब भी एमसीक्यूज में पूछा जाएगा, पूछा भी हुआ एक बार। तो सेक्शन 37 कहता है कि भैया दो बातें, ए और बी पॉइंट में क्या लिखा है, कह रहे ए में लिखा है कि भाई जो भी पार्टनर है, रिटायर हो रहा है या डेथ हो गई है और उसका कोई अमाउंट है स्टिल रिमेन्स, अभी भी किसी जैसे डिसीज पार्टनर के एग्जीक्यूटर का पैसा देना है, रिटायरिंग पार्टनर का जो लोन है वो अभी देना है, अभी तक दिया नहीं है, तो ए पॉइंट में लिखा है कि आप लोगों ने डिसाइड किया होगा, एग्रीड अमंग द पार्टनर्स, आप लोगों ने डिसाइड किया होगा कि भाई उस पार्टनर को इंटरेस्ट देना है, या उस पार्टनर को प्रॉफिट का हिस्सा देना है, या उस पार्टनर को कुछ भी नहीं देना, ये आप लोगों में डिसाइड हुआ होगा, एग्री हुआ होगा, और हुआ है तो हम कौन होते बीच में बोलने वाले। ए पॉइंट में सेक्शन 37 ये बोलता है, लेकिन बी पॉइंट में वो अपने जलवे दिखाता है, कहता है इफ नथिंग इज एग्रीड अमंग द पार्टनर्स, कह रहे अगर पार्टनर्स ने आपस में कुछ एग्री नहीं करा तो मैं हूं ना, मैं हूं, देन आउटगोइंग पार्टनर और हिज रिप्रेजेंटेटिव, यानी आउटगोइंग पार्टनर मतलब रिटायरिंग पार्टनर की बात हो रही है, और हिज रिप्रेजेंटेटिव की बात मतलब कि जिसकी डेथ हो गई है उसका कोई एग्जीक्यूटर है वो,
तो उसके पास चॉइस है, क्या है, चॉइस है टू गेट आइदर ऑफ द फॉलोइंग टिल द फाइनल सेटलमेंट, कि जब तक पूरा पैसा नहीं मिल जाता टिल द सेटलमेंट, उसका दो ऑप्शन है, उनमें से वो कुछ भी कर सकता है। दो ऑप्शन है मेरे भाई, दो ऑप्शन। क्या कि भाई वो अपने बचे हुए पैसे पर 6% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट ले ले। क्या ले ले भाई, 6% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट ले ले ऑन द बैलेंस अमाउंट, ठीक है, ऑन द बैलेंस अमाउंट। एंड या तो ऐसा कर सकता है या फिर वो प्रॉफिट ले सकता है प्रोपोर्शनेटली। भाई उसका पैसा बिजनेस में लगा हुआ, दे ही नहीं रहे नालायक, तो भाई उसका पैसा यूज करके प्रॉफिट कमाए जा रहे हो, तो क्या कर सकते हैं वो जो एग्जीक्यूटर है या फिर जो रिटायरिंग पार्टनर है, वो कहेगा तुम मेरे पैसे का इस्तेमाल करके जितना प्रॉफिट कमा रहे हो वो हिस्सा मुझे दो, क्योंकि वो मेरे पैसे ने कमाया है। क्या फॉर्मूला है उसके लिए, फॉर्मूला ये रहा प्रोपोर्शनेट प्रॉफिट का, कि जो भी आउटस्टैंडिंग अमाउंट है आउटगोइंग पार्टनर का, रिटायरिंग पार्टनर, डिसीज पार्टनर जो भी है, उसका जो भी पैसा है वो ऊपर लिखो, डिवाइड करो बेटा जो बचे हुए पार्टनर उनकी कैपिटल प्लस जो रिटायरिंग पार्टनर है, डिसीज पार्टनर, उसका जो पैसा है, क्योंकि उनकी कैपिटल बचे हुए पार्टनर की और उसका पैसा, ये दोनों मिलकर ही तो लगा हुआ है, इसलिए इसको हम टोटल से डिवाइड कर रहे हैं। इनटू में प्रॉफिट फ्रॉम द डेट ऑफ द डेथ, कि जिस दिन डेथ या रिटायरमेंट है उस दिन से लेकर के बैलेंस शीट, जब बैलेंस शीट बन रही है यानी फाइनल अकाउंट बन रही है यानी साल खत्म हो रहा है तब तक जितना प्रॉफिट कमाया है। सर ऐसे कैसे मान जाए, ये तो दिमाग के घोड़े खुल गए हमारे। ठीक है, तो क्वेश्चन कर लेते हैं बेटा इसके। तो एबीसी पार्टनर बेटा 4-3-2 का रेशियो है, क्या है बेटा, 4-3-2 का रेशियो है। सी रिटायर हो रहा है बेटा, सी हो रहा है बेटा रिटायर 1 जुलाई 2013 को। ठीक है, ध्यान रखना एबीसी पार्टनर, एबीसी क्या कहते हैं, आफ्टर ऑल नेसेसरी एडजस्टमेंट, सारी एडजस्टमेंट करने के बाद उनकी जो कैपिटल आती है बेटा 75,000, 65,000 और 45,000 आती है। ठीक है, और ए एंड बी कंटिन्यू कर रहे हैं बेटा बिजनेस 6 महीने के लिए। कैसे बेटा, 6 महीने के लिए वो बिजनेस कंटिन्यू कर रहे हैं विदाउट सेटलिंग द अमाउंट ऑफ सी, सी का अमाउंट नहीं दिया। अब बेटा सी का अमाउंट कितना है, सारी एडजस्टमेंट करने के बाद 45,000 है, तो इतना अमाउंट देना था। ठीक है, और साल खत्म होते होते 6 महीने, जो 6 महीने तक सेटल नहीं करा ना, उन 6 महीनों के अंदर इन्होंने क्या कमाया, 50,000 कमाया है बेटा, 50,000 कमाया है। ठीक है, इज अर्न बाय दी फर्म, फर्म ने कमा लिया। व्हाट अमाउंट रैशनली, कि अगर सी के अंदर थोड़ा सी वो बुद्धि होगी तो रैशनली वो क्या डिसीजन लेगा, सेक्शन 37 ने जो उसको ऑप्शंस दिए हैं उसके हिसाब से क्या एक्सरसाइज करेगा। ठीक है, आई बात समझ में। तो बेटा उसके पास दो ऑप्शन है, पहला है कि वो तो इंटरेस्ट ले ले, इंटरेस्ट ले ले भाई, इंटरेस्ट एट द रेट 6% पर एनम। कैसे लेगा मेरे भाई, कहेगा 45,000 इंटू में 6% इंटू में 6 मंथ, 6 महीने तक पैसा नहीं दिया ना उसका, तो 6 2 जा 12, 2 3 जा 0 0 0 0 और 1350 आ रहा है ना, क्या रहा है बेटा, 1350 आ रहा है। हाँ, एक तो ऑप्शन ये है, दूसरा ऑप्शन है कि भाई प्रोपोर्शनेट प्रॉफिट का, प्रोपोर्शनेट प्रॉफिट 45,000 उसके हैं, डिवाइडेड बाय इसका पैसा उसका पैसा। ठीक है, तो क्या करेंगे, 65 और 75 और 45 क्या रहा बेटा, 1,85,000 आ रहा है। इनटू में जो प्रॉफिट कमाया इन 6 महीनों में वो, तो लो बेटा क्या गया, 12,162 अप्रोक्स आ रहा है। तो अब बेटा अगर आप बताओ, अगर बुद्धि है सी के अंदर, अगर हल्की सी भी बुद्धि है, तो उसके पास दो ऑप्शन है, या तो ये पैसा ले ले या ये पैसा ले ले 45,000 के अलावा। तो क्या लेगा वो, भाई मैं होता तो मैं तो 12,162 रुपये लेता। ठीक है, तो ये आपको प्रोपोर्शनेट प्रॉफिट समझ में आ गया होगा। कोई दिक्कत परेशानी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर जाइए, पूछिए। और बाकी कोई वीडियो और चाहिए भाई, हाँ यार ये भी बता दो सर, मज़ा आ जाएगा, ये वाला चैप्टर पढ़ा दो मज़ा आ जाएगा, इसका वन शॉट दे दो मज़ा आ जाएगा, तो बेटा वो जरूर कमेंट करके जाएँ। ठीक है, तो ये था बेटा पूरा का पूरा आपका रिटायरमेंट और डेथ के जो कंसेप्ट थे कि किस तरह से अकाउंटिंग होती है, वो इसकी प्रैक्टिस सेशन भी जल्दी आएगा, तो डोंट वरी, सब कुछ कराएंगे, कहीं पे भी बेटा आपको छोड़ेंगे नहीं, अच्छे से पूरा एकदम साथ देने वाले हम। ठीक है, और बाकी मैं आपसे एक ही चीज़ कहूँगा कि आपको अगर आपकी तैयारी लगता है कि भाई एक अच्छा बूस्ट चाहिए, आपको CUT भी साथ में प्रिपेयर करना है, आपको क्लास 12th भी साथ में प्रिपेयर करनी है, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम और आपका CUT एग्जाम में ज़्यादा गैप नहीं मिलता,
तो उतने में प्रिपेयर नहीं हो पाता, तो हमें 12th और CUT एक साथ तैयार करना पड़ता है। तो आपको लगता है कि हाँ जो क्लासेस हम यूट्यूब पे ले रहे हैं ये बहुत ही अच्छी हैं, तो इसी को बेटा आप अपना एक तरह से ट्रायल क्लास मान करके, ठीक है, डेमो मान करके आप अपना खुद जजमेंट करिए कि भाई मुझे हमारा अड्डा 24/7 का जुड़ना चाहिए नहीं जुड़ना चाहिए। हमारी पूरी टीम आप लोगों के लिए बिल्कुल बेस्ट ऑफ बेस्ट कंटेंट लाती है, पूरी मेहनत करती है, और नाम ही है बेटा अड्डा 24/7। तो बेटा अड्डा 24/7 आपके साथ काम करता है, ठीक है। तो आपके लिए बहुत सारी चीज़ें हम अवेलेबल कराते हैं अड्डा 24/7 ऐप पर, तो ऐप डाउनलोड करना ना भूलें। चाहे बात है फ्री चीज़ों की भी बात अगर हम करें तो उसमें भी बेटा आपको बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, ठीक है, बहुत क्विजेज मिलते हैं वहाँ पे, करंट अफेयर्स की आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, तो आप ज़रूर ज्वाइन कीजिए, बहुत 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 हेल्पफुल ऐप है वो, ठीक है। और बात करते हैं अगर क्लासेस की, तो अगर आपको कोई भी बैच लेना, कोई भी, अभी समर 2.0 है, इसके अलावा कोई और नया बैच भी आता है तो वो आप ले सकते हैं। महापैक आप ले सकते हैं, महापैक अगर आप ले लेते हो तो आपको कोई भी बैच लेने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि महापैक लेने पर आपको अभी जो बैच चल रहे हैं वो फ्री मिलेंगे, और आगे जितने भी बैच आएंगे वो फ्री मिलेंगे, आपको सिर्फ महापैक के लिए पेमेंट करनी है, ठीक है। और जब पेमेंट करो उससे पहले बेटा कोड लगाना Y550, जिससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट भी मिलेगा, ठीक है, जो भी उस टाइम पे चल रहा होगा। एंड अगर आपको कोई CUT डेडिकेटेडली बुक चाहिए CUT के लिए, तो बेटा बुक्स आप सारी अवेलेबल है यहाँ पर। आपको मॉक टेस्ट करने बेटा, मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस बहुत जरूरी होती है किसी भी कंपटीशन के लिए, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, और CUT इज वन ऑफ देम। तो उसके लिए बेटा आप क्या कर सकते हैं, मॉक टेस्ट जरूर लगाएं और कोड लगाएं Y550S, जिससे आपको बुक्स पे और मॉक टेस्ट पे डिस्काउंट मिलता है, ठीक है। तो आई होप आप अपनी क्लास 12th की और CUT की तैयारी हमारे साथ मिलकर करेंगे, और ये जो मिड वे निकालना है, कई बार बच्चे नहीं निकाल पाते, उसके लिए बेटा हम लोग हैं, फैकल्टीज हैं, देखो जैसा आप देख पा रहे होगे, ठीक है। अकाउंटेंसी पढ़ाने के लिए मैं हूँ आपके साथ, शशांक सर मैथ्स पढ़ाएंगे, BST हर्ष सर पढ़ाएंगे, प्रिंस सर इकोनॉमिक्स पढ़ाएंगे, इंग्लिश पढ़ाएंगे रुबैका मैम, हिंदी पढ़ाएंगे राजेंद्र सर, और बहुत सारे GT के लिए भी आपको पूरी डेडिकेटेड टीम मिल जाएगी, वैशाली मैम वगैरह सारे टीचर हैं, ठीक है। तो आप कैसे जुड़ सकते हैं हमारे साथ, आप अड्डा 24/7 ऐप डाउनलोड कर ले, वहाँ पे कॉइन्स का भी बेनिफिट मिल जाता है, या फिर आप गूगल पे सर्च करेंगे अड्डा 24/7, पहली वेबसाइट मिल जाएगी adda247.com, ठीक है। आपको क्या करना है बेटा, आपको यहाँ पे ऑल कोर्सेज दिख रहा है, इस पर क्लिक करना है, आपको यहाँ पे UG PG एंट्रेंस एग्जाम पे क्लिक करना है, फिर आपको टॉप से 3rd नंबर पे आपको दिखाई दे रहा है ये है CUT UG, इस पे क्लिक करना है। साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स कोई भी स्ट्रीम हो बेटा, सारे के सारे अड्डा 24/7 कैटर कर रहा है, और सबको बेटा बेस्ट ऑफ बेस्ट प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको अभी समर्थ 2.0 दिख रहा है, कोई और बैच दिख रहा है बेटा, तब भी कोड वही लगेगा Y550, ठीक है, क्योंकि आप शायद वीडियो बाद में भी देख सकते हो ना, इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो आप क्या करो बेटा, बाय नाउ पे क्लिक करो, जो अमाउंट आपको दिख रहा है टेंशन मत लो, बाय नाउ पे क्लिक करो, एंटर पूछ रहा है एंटर कूपन कोड, तो लगाओ Y550, क्या लगाओगे बेटा, Y550 कोड लगाओगे। जैसे ही आप अप्लाई करोगे बेटा, यहाँ पर आपको 2039 रुपीज़ प्लस का कुछ डिस्काउंट मिल जाएगा, और यहाँ पे आपका जो प्राइस 10 साढ़े 10 हज़ार रुपये आपको दिख रहा था, ओरिजिनल कॉस्ट इसकी लगभग 12,000 रुपये है, तो आपको क्या बेटा 9959 में ये कोर्स मिलने वाला है। और भाई आपको ये 12 महीने की वैलिडिटी के साथ मिलेगा, सारी की सारी चीज़ें अच्छे से डिटेल में पढ़ लेना, ठीक है। आपकी बोर्ड, आपका CUT सब कुछ कवर होगा, ई-बुक्स मिलेंगी, बहुत सारे बेनिफिट्स हैं बेटा, बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप जो भी डिटेल्स हैं वो सारी चीज़ें देख लेना। यहाँ पे 300 आवर्स ऑनलाइन लाइव क्लासेस मिलेंगी, 205 टेस्ट सीरीज यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, 71 ई-बुक्स, ये सारी चीज़ें आप पहले डिटेल में पढ़ लेना, ठीक है। जैसे आप स्क्रॉल करोगे ना बेटा, तो यहाँ पे बता रखा है एक्सपर्ट फैकल्टीज हैं, इंटरेक्टिव क्लासेस हैं, रिकॉर्डेड वीडियोस हैं, ठीक है, लिमिटेड बैच साइज है, और जैसे यहाँ पे फैकल्टीज के बारे में आ गया, यहाँ पे मेरे बारे में इन्फॉर्मेशन, हर सर के बारे में इन्फॉर्मेशन है, सारे टीचर के बारे में है, देख सकते हो आप, ठीक है। दिस पैकेज इंक्लूड, इसके अंदर क्या क्या है वो वाली भी चीज़ देख लो बेटा, ठीक है। यहाँ पे सारी चीज़ें लिखी है, अकाउंटेंसी, BST, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, इंग्लिश और जर्नल टेस्ट, यहाँ पे रिकॉर्डेड वीडियोस भी अवेलेबल हैं, और ये लाइव बैच है बेटा, तो आप जो भी लाइव क्लास लोगे वो बाद में आपको रिकॉर्डेड फॉर्मेट में भी दिखाई देगा, ठीक है। और कोर्सेज के जो फीचर की बात अगर हम करें, तो लाइव इंटरेक्टिव क्लास है, लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन है, मॉक टेस्ट एंड सेक्शनल क्विज हैं, चैप्टर वाइज PDF आपको मिलेगी, क्लास नोट्स मिलेंगे आपको, करियर गाइडेंस और मेंटरशिप मिलेगी, और कोर्स फीस बहुत अफोर्डेबल है बेटा, ठीक है। और यहाँ पे आपके सारे स्टडी प्लान्स हैं। तो मैं आपको बस यही एक चीज़ बोलूँगा कि आप अपना डिसीजन सोच समझ के लीजिए, क्योंकि हम मेहनत कर रहे हैं, लेकिन वही है कि सिर्फ हम कह रहे हैं इस वजह से नहीं, आपके दिल से वो आवाज़ आनी चाहिए कि हमारे लिए अमन सर मेहनत करते हैं, ठीक है। और मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ, मैं आपके लिए दिल से मेहनत करता हूँ, ठीक है। तो अगर आप भाई एक सब्जेक्ट, मान लो अकाउंट्स की ही बात कर ले, पूरे साल भर भी पढ़ेंगे तो इससे ज़्यादा आप पे कर चुके होंगे, सिर्फ 12th क्लास के लिए। हम आपको 12th CUT पढ़ाएंगे, और एक टीचर नहीं, लगभग 8-9 टीचर है, ठीक है। तो टीम होना बहुत ज़रूरी होता है, और टीम वर्क में दम होता है बेटा,
ठीक है, तो अगर ये क्लास अगर आपको अच्छी लगी है तो भाई इसको भी प्यार देना है। कैसे? लाइक करके। मेरा मोटिवेशन बढ़ता है, बिल्कुल बढ़ता है, आप लोगों की वजह से ही भाई मैं मोटिवेटेड रहता हूँ ऐसे पढ़ाने के लिए। शेयर करेंगे सबको, सब्सक्राइब करेंगे इस चैनल को, क्योंकि बहुत सारा कंटेंट आपके लिए अभी वेट कर रहा है, आने वाला है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप ग्रोइंग।